प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भवों तक के बाल सफेद हो गए थे। कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त से उभर आई थीं। इस असना में उसके यहाँ दो बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फल जमीन का सीना चीरते हुए आगे बढ़ गया। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द पांचों बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उड़ेलती जा रही थी और वो उछलते हुए पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदल कर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गईं। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। अरे भाई, सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सुरों पर पहलू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा कि कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा, ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत ना दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते। उसके पास जीने का कोई बहाना ना रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तंदुरुस्ती से जुट गए। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले, वो सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे। उन्होंने देखा, सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। ना अहमद की धौंस, ना बनिए का खटका, ना अंग्रेज की जोर जबरदस्ती और ना जमींदार का हिस्सा। उसकी नजरों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। चलो बाबू। उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाजा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। वीर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की चार दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाईं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियां गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों की ओर जा रहे थे। सबके दिलों में मसरत के अनार छूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा कि जैसे जिंदगी कल से आज जरा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बालक वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले, कुछ मरियल से, जो जीप की गाड़ी के पहियों की आवाज और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थीं जैसे गरीब किसान की बेवा औरतें, चेहरे घूंघटों में छिपे हुए और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी जुओं की तरह छिपी बैठी थी। वो सर झुकाकर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खिले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक किताबे फिक्री से सोया हुआ। दूर तबेले में कुछ गाय भैंसे और बैल चारा खाकर फुनकार कर रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत। उन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे,
और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें झूना पक कर अंगड़ाइयां ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कपड़े सूखी घास पर रेंग रहे हों। वो सब अपने खेत की ओर जा रहे थे, जिसके आगे थल था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर न आती, बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी, जिसमें पांव पड़ते ही धंस जाता था। और मिट्टी यूं भुरभुरी हो गई थी कि जैसे दोनों उसके बेटों की हड्डियां चिता में जलकर धूल बन गई थी और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ाया था। होरी चाहता था कि जब तक बच्चे जवान हों वो थल उसके खेत तक ना पहुंचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला और उस पर होरी और उसके खानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पांव। सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द में खेतों में लोग कटाई करने से मसरूफ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों को दराती से काट काट कर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी ना था। अंदर की रेत मिली मिट्टी जरा खुश्क हो चुकी थी और उस पर अजीबो गरीब नक्श और निगार बन गए थे। वो पानी के पांव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। सबका दिल बिल उछलने लगा। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने में मजा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद, उन सब ने एक ही बार सोचा। मगर अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी को और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोर से आवाज लगाई, अबे अबे कौन है ये। और फिर सबने देखा उनके खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सराप सराप चलने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जना, बोलता क्यों नहीं। और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सूत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसा मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, मैं हूं होरी काका, बिजू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दराती फिजा में लहलाते हुए जवाब दिया। सबकी मारे खौफ की घुटी घुटी सी चीख निकल गई। उनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होठों पर गोया सफेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी थी? एक पल, एक सदी, या फिर एक युग? उसका उनमें से किसी को अंदाजा ना हुआ जब तक उन्होंने होरी के गुस्से से कांपती हुई आवाज ना सुनी, उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास ना हुआ। पिचुका, तू? अरे तुझको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से, और तुमको उस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसने शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था, और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था और इस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिजू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर हुआ ही ना हो। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बिजू का उसके करीब दरांती हाथ में लिए मुस्कुरा रहा है।
वो सब हैरान हुए उसके पास दराती कहाँ से आई। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बिजूका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज आज वो आदमी लग रहा था, गोश्त पोश्त का उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया, मगर बिजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बिजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू तू तो मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बिजूका, मुझसे, जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। बिजूका हसब ए मामूल मुस्कुरा रहा था और फिर बोला, तुम खामा खां खफा हो रहे हो होरी काका। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, 1/4। लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम होते कौन हो? मेरा मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूं और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज का कोई हक नहीं। ये तुम्हारे तुम्हारे हाथ में दराती कहां से आ गई? बेजूका ने एक जोरदार कहका लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रही हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दराती और और ये जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी। ये मुझे आप ही से मिल गई, जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांके चीरी थी, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंख नाक और कान बनाया था। उसी दिन इन सब चीजों में जिंदगी कुल बुला रही थी, और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दराती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और जब फसल पक गई तो वो दराती मेरे हाथ में थी। लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानात नहीं की। मैं आज के दिन का इंतजार करता रहा, और आज तुम अपनी फसल काटने आई हो। मैंने अपना हिस्सा काट लिया, इसमें बिगड़ने की क्या बात? बिजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब साजिश है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता। ये सब सब छलावा है। मैं पंचायत से इसका फैसला कराऊंगा। तुम दराती फेंक दो। मैं तुम्हें एक दिन का भी नहीं ले जाने दूंगा। होरी चीखा और बिजूका ने मुस्कुराते हुए दराती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ पंच में बैठा था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बिजूका का इंतजार था। आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बिजूका खिरामा खिरामा आता दिखाई दिया। सबकी नजरें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर खड़े हुए और उनके सर ताज़ीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा, और उसे लगा कि जैसे बिजूका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पैर मारता हुआ महसूस करने लगा। सुनो, ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर एक खेत में खड़ा कर देना, बिजूका की जगह पर। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल ना ले और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए। मुझे वहां से हटाना नहीं कि बिजूका बेजान नहीं होता।
आपसे आप उसे जिंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है और उसका फसल के 1/4 पर हक हो जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और खत्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के लोग ही तमाशा देखते रहे। बिजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया। तो ये थी आज की कहानी बिजूका, जिसके लेखक थे सुरेंद्र प्रकाश। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आपका अपना चैनल इंडियन म्यूजिकल थिएटर।